हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये वीडियो और इस चैप्टर के आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको भाई फॉर्मूला लिखने में दिक्कत आती है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। तो ये वीडियो और आगे आने वाली जितनी वीडियो इस चैप्टर की होंगी उनको ध्यान से देखिए, आपको एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से मिलेगा और एक एक क्वेश्चन आप इस चैप्टर का कर पाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो आप इसके लिए समझे कि पहले एग्जाम्पल देखें ध्यान से। अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन से हम घिरे हुए हैं। हमारी डेली लाइफ में अगर बात करते हैं तो हमारी डेली लाइफ में हम केमिकल रिएक्शन से घिरे हुए हैं। जैसे घर में खाना पकता है, कुकिंग ऑफ फूड, ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। लोहे पे जंग लग गया, ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन, हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ फूड का, एनर्जी हमें मिली, ये एक केमिकल रिएक्शन है। खाना खाने के बाद में भाई उससे रेस्पिरेशन किया और एनर्जी हमें मिली, ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से हम डेली लाइफ में घिरे हुए हैं। और यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर हुई है कि अगर हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जैसे लोहे की हमने बात की, तो लोहे का कलर अलग है और जब उस पर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, तो उसका कलर हो जाता है अलग, रेड कलर का हो जाता है, ब्राउन रेड की एक लेयर आ जाती है, लोहा खराब होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि लोहे और मॉइस्चर यानी कि हवा और पानी ने मिलकर क्या किया, एक तीसरा नया सब्सटेंस बनाया, नई प्रॉपर्टी वाला। भाई जंग बन गया, रस्ट बन गया, वो उसकी प्रॉपर्टी अपने पहले भाई लोहे से बिल्कुल अलग है, मतलब कलर अलग है। ठीक है, तो बिल्कुल नई प्रॉपर्टी के साथ नया कंपाउंड बनता है। ऐसे ही हम फूड को देख सकते हैं। जो कच्ची सब्जियां हम काटते हैं, काटने के बाद में हमने उसको प्रेशर कुकर में डाल दी और उसके बाद में हम खाना जब पका लेते हैं तो पेस्ट सा बन जाता है। तो क्या उन सभी जो पेस्ट बन गया, क्या वापस आप उनको उस कच्ची सब्जी में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक तो इरिवर्सिबल हो गया यहाँ से। दूसरी बात यह आई कि नई प्रॉपर्टी का नया सब्सटेंस बना है। ठीक है ना, जो अपने पहले सब्सटेंस से जिससे बना है उससे बहुत ज़्यादा वो अलग है। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्या हो सकती है? हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस the process by which two or more substances react with each other to form new substance with different properties। यानी कि वही दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नई प्रॉपर्टी का जब तीसरा नया सब्सटेंस जब बनाते हैं, इस प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो हमने क्या कहा, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, जो फूड पकाते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन। और हम बात करते हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और हम बात करते हैं तो जैसे रेस्पिरेशन की हम बात कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड है। तो हम कह सकते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन से घिरे हुए हैं अपने आसपास। ठीक है, और इसमें अगर हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या कि दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नई प्रॉपर्टी का एक नया सब्सटेंस बनाया है, जिसकी प्रॉपर्टी अपने पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल भी नहीं मिलती, नई प्रॉपर्टी का बनाया। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, केमिकल चेंजेस। ठीक है, हम कह सकते हैं केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज में हम बोलते हैं कि एक दो या दो से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed। ठीक है, ये बनते हैं।
और आपने फिजिकल चेंज देखा होगा तो फिजिकल चेंज में नई प्रॉपर्टी का कोई सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे आइस, ठीक है, पिघली पानी बना, पानी गर्म किया भाप बन गया, फिर से ठंडा किया तो फिर से पानी बना, बर्फ बन गया, तो नई प्रॉपर्टी का कोई सब्सटेंस नया नहीं बनता है, वो होता है फिजिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज पॉइंट आप और नोट करें कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट, जैसे आपने किसी रिएक्शन में मान लीजिए कॉपर का यूज़ किया, तो उसमें क्या होगा कि रिएक्शन, या फिर आप बोले कि चूने का यूज़ किया, पानी में चूना डाल दिया, बिना बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो वो आपने डाल दिया। तो ऐसा नहीं कैल्शियम है तो रिएक्शन के बाद में वो पोटेशियम में बदल जाएगा, एलिमेंट नहीं बदल रहा है, सिर्फ एलिमेंट का अरेंजमेंट बदल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है हमें, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखने को मिलता है, जहां पर एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में वापस रीअरेंज। जैसे मैंने कहा कि एक सब्सटेंस है ए, ठीक है, ए एक्स, और ये क्या करता है, ये बी से रिएक्ट करता है, और रिएक्शन के बाद में क्या बन जाता है, रीअरेंजमेंट, यानी कि बी एक्स और ये मान लीजिए अलग होगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्स ने क्या किया, एक्स जो है बी के साथ में आ गया इधर, तो सिर्फ क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है सब्सटेंस का, ना कि उनका एटम का कोई बदल गया, एटम दूसरे एटम में नहीं बदलता, रीअरेंजमेंट होता है बस, ठीक है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन इसके बारे में, ठीक है। अब बात ये देखते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, कि उसमें क्या क्या देख के हम बता दें कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। तो ये कुछ चेंजेस है जिनके दौरान से हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, गैस निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रेस्पिरेशन की बात की, तो क्या निकलती है रेस्पिरेशन में, CO2 गैस बाहर निकलती है। हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये हो सकता है। अभी मैं आपको ये जो 5 के 5 जो लिखे हुए हैं चेंजेस, इसमें मैं बात करूँगा आपके नेचुरल एग्जाम्पल की, और जो आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग, केमिकल रिएक्शन से अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस रिएक्शन एग्जाम्पल इसमें आएंगे, वो धीरे धीरे जब आप प्रॉपर केमिकल रिएक्शन के भाई सिंबल, केमिकल रिएक्शन लिखना जब सीख जाएंगे, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तब आपको धीरे धीरे चैप्टर में इनके रियल एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, वो जो कि आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। अभी मैं यहाँ आपको ये जो 5 जो पॉइंट्स हैं, इसके नेचुरल एग्जाम्पल्स आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर आए, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ऐसे इंसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान बनते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट्स आर दी इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। जैसे इसका आप, अगर मैं एग्जांपल रियल केमिकल रिएक्शन का ना लेके, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा आपको, भी डेली लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप दूध आपने लिया, दूध वाले से लिया, आपने दिया, लेके आए दूध आप मार्केट से, और आप जैसे उसको छन्नी में छानते हैं, छानने के बाद आप देखते हैं तो छन्नी में कुछ नहीं बचा, जो दूध का जो मेन है वो पूरा पूरा निकल जाता है उसमें से। लेकिन उसी दूध को आप गर्म करके जब उसमें नींबू डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, दूध फट जाता है और पनीर टाइप जो होता है नीचे बैठ जाता है। अब इसको आप छानेंगे, छलनी में पूरा पनीर रह जाएगा और पानी जो होगा नीचे निकल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दूध में ही वो चीज़ घुली हुई थी जो अभी नीचे बैठ गई पनीर, तो वो नीचे जो बैठ गया है, अब उसको अगर आप दोबारा से घोलने की कोशिश करोगे तो घुलेगा नहीं वो। तो इन्हीं को बोलते हैं एक तरह से प्रेसिपिटेट, जो कि नीचे बैठ गए एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इनसॉल्युबल, जो कि पहले घुले हुए थे लेकिन अभी इनसॉल्युबल फॉर्म में वो अलग हो चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। हर रिएक्शन में नहीं, इनमें से कोई एक करेक्टर या एक से ज़्यादा करेक्टर आपको एक रिएक्शन में देखने को मिल सकता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है और या नहीं। तीसरा आता है हमारा कि चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ सकता है। जैसे भाई एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई लोहा जो होता है, लोहे की बात हम करते हैं,
तो लोहे पे आप देखो कैसा कलर होता है लोहे का, ब्लैक टाइप सा होता है थोड़ा। एयर के साथ में क्या हुआ, मॉइस्चर के साथ में उसकी रिएक्शन हुई और रेड कलर की एक लेयर जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जंग, वो आ जाती है और रंग कैसा हो जाता है लोहे का भी, रेड। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, चेंज इन कलर हो सकता है। तो ये केमिकल रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे चूना होता है जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम बिना बुझा चूना जो होता है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, एक बाल्टी में या एक बर्तन में आपने पानी लिया और पानी लेने के बाद इसमें क्या डाल दिया आपने, आपने चूने की पत्थर डाल दिए इसमें। ठीक है, इन चूने के पत्थर को आप डालते हो, बिना बुझा हुआ चूना होता है, तो वो बुरबुराहट के साथ में वो घुलता है उसमें और बबल, जैसे पानी उबलता है इस तरह की बबल्स उसके अंदर आने लगते हैं। इससे हमें क्या दिखता है, इससे हमें साफ दिखता है कि भाई रिएक्शन हुई। रिएक्शन के बाद में हम देखते हैं कि पूरा जो बर्तन था जिसमें पानी घोला, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है। हमने कोई गर्म किया नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली फिर भी जो है बर्तन हमारा गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन के दौरान हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। जो पांचवा आ गया है चेंज इन स्टेट। स्टेट बोले तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से जो है सॉलिड, इस जो है लिक्विड जो है बनना, ये सब क्या चेंज इन स्टेट। तो ये केमिकल रिएक्शन में देखने को मिल सकती है। जैसे कपूर है, आप खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेट होकर सीधा क्या बन जाता है, गैस बन जाती है, वेपर बन गए। ठीक है ना, पेट्रोल को आप खुला छोड़ दीजिए, क्या हुआ, वेपराइज हो गए, लिक्विड क्या बन गया, गैस बन गया। इस तरह से हम बोलते हैं कि चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से जो है लिक्विड वापस बन सकता है। तो ये क्या थे, ये कुछ चेंजेस थे जो केमिकल रिएक्शन के दौरान देखने को मिलते हैं। एक और आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि चेंज इन स्मेल, स्मेल बोल सकते हो या फिर ऑर्डर बोल सकते हो। ऑर्डर का मतलब भी क्या होता है, स्मेल ही है। भाई एक केमिकल रिएक्शन होती है, मान लीजिए आप कुछ खाने का सामान लाए और आपने कई दिनों तक उसको रख दिया, छोड़ दिया, तो क्या लगता है, सड़ने लगता है, सड़ने से बदबू आती है उसमें। तो क्या वो बोल सकते हैं कि स्मेल में भी चेंज आ सकता है। ठीक है ना, तो चेंज इन स्मेल या ऑर्डर, ये जो इतने भी कैरेक्टरिस्टिक है लिखे हमने यहाँ पर, फीचर्स लिखे, ये सभी के सब केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इनमें से कोई एक या दो अगर होते हुए रिएक्शन में प्रोसेस में दिखाई दे, समझ लीजिएगा वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 मैक्सिमम 2 मार्क्स का, कि भाई जो चेंजेस है केमिकल रिएक्शन के दौरान उनको लिखिए, कोई 4 चेंजेस, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था ये। उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई जब हम एक केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में एक तो होता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, वे सब्सटेंसेस that takes part in a chemical reaction। वे सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन में हमने क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन हमारा जो फूड होता है, मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और हमें एनर्जी देता है, यानी कि CO2 और वाटर में तोड़ देता है। ये रिएक्शन एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लिखी जाती है, अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ। तो ये ऑक्सीजन और ये क्या हो गए, ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ये तो हो गए रिएक्टेंट, और जो ये फाइनल में आखिरी में बने हैं इनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, न्यू सब्सटेंसेस formed as a result of chemical reaction। नए सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो से लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स है और एरो के राइट साइड की तरफ क्या है, प्रोडक्ट्स है।
ठीक है। और ये एरो क्या हुई, एरो ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये बता रहा है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये आपस में रिएक्शन हुई है तब जाके CO2 और वाटर बने हैं, ना कि CO2 और वाटर मिलके ये बने हैं इधर की साइड ग्लूकोज और ऑक्सीजन बने। जिस तरफ डायरेक्शन है एरो की वो जो है प्रोडक्ट बने, जैसे कि यहाँ पर वाटर और CO2 प्रोडक्ट बना है, तो ये होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात की है हमने, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि नॉर्मल में चीज़ें आगे जैसे केमिकल इक्वेशंस की हम बात करते हैं यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन जो हमने अभी केमिकल रिएक्शंस जो पढ़ी है, केमिकल रिएक्शंस को जब हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तब इनको हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, देखिए द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स, किसकी फॉर्म में लिखा हमने, सिंबल की फॉर्म में, और या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला की फॉर्म में, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब बात ये आती है केमिकल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत क्या है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, मैं एक लाइन लिखता हूँ कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन burnt in air, then it will produce magnesium ऑक्साइड। तो ये मैंने एक रिएक्शन लिखी कि भाई जब मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाते, हवा मतलब भाई जलाने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, एयर में ऑक्सीजन है, उसके बिना जलेगा नहीं। तो जब ये गर्म करते हैं, उसमें जलाते हैं, तब जाके क्या है, मैग्नीशियम की राख में बदल जाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इस रिएक्शन को भाई इतना लंबा करके लाइन लिखी, तो इसको हम क्या करें, जब इसको भाई इतना लंबा बार बार लिखते लेंथ ही पड़ता है, समय लगता है इसमें, ठीक है। इसी चीज़ को हम जब शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे इसका पहला स्टेप में बात करता हूँ, तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने लिखा जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन है ना, प्लस मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ तो मैंने लिखा एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। अब इसको क्या किया हमने, गर्म किया, ठीक है, इसको हमने बर्न किया, हीट किया, किसमें, तो इससे क्या बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हमारा, ठीक है। अब ये बना, ठीक है, इसकी राख बन जाती है वाइट कलर की, तो ये बना। अब इसको हमने जो लिखा है ये चीज़, ये हमने वर्ड की फॉर्म में लिखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि हमने इसको वर्ड की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, शब्दों की फॉर्म में लिखा है। अब इसी को जब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं, जब इसी को हम किसकी फॉर्म में लिखे, सिंबल की फॉर्म में करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से इनके फॉर्मूला बनते हैं, ये सब बताऊंगा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, ठीक है, गैस है। इसको हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है, हीट कर लिया, और हीट करने के बाद में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं, पहले आपको उसके चार्ज वगैरह में बताऊंगा तब जाके। अभी सीखिए कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो इसमें अगर हम देखें कि क्या ये एक आइडियल केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि हमें लिखना है आइडियल, क्या ये आइडियल केमिकल इक्वेशन है, तो हम देखते हैं कि नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 एटम है, जबकि इधर प्रोडक्ट में 1 ही एटम रिएक्टेंट का है। तो जब हम देखते हैं, गिनती करते हैं, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। बैलेंस करना बेटा मैं सिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में, अभी जस्ट मैं केमिकल इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने 2 लगाया, तो यहाँ पर 2 लगाते ही इसकी मल्टीप्लाई 2 की इस Mg के साथ भी है और इस O के साथ भी है, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2, लेकिन 2 लगते ही इस Mg के साथ ही मल्टीप्लाई होगी इस 2 की,
तो ये 2 mg है, इधर 1 mg है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है ना। तो इससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ तक जब तक मैंने इसको बैलेंस नहीं किया था, ठीक है, जब तक मैंने इसको बैलेंस नहीं किया था तो तब तक ये क्या थी, ये थी ना MgO, तो ये अनबैलेंस्ड थी। तो क्या बोलते हैं इसको, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, तो अनबैलेंस्ड है, इसी को हम अनबैलेंस्ड बोल लें, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो आपसे पूछे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे कि अनबैलेंस जो होती है, जिसके एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम जो है बैलेंस नहीं रहते, उनको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसी अनबैलेंस्ड को ही हम स्केलेटल कहते हैं, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हम, ठीक है, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस के लिए हमने क्या लिखा था, पिछले पेज पे लिखा था Mg+O2 इक्वल्स टू MgO, ठीक है, ये था। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो हम क्या देखते हैं, ये बैलेंस करना मैं आपको सिखाऊंगा, अभी तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आइडियल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर आपने कहा कि इधर 2 एटम है, ऑक्सीजन के इधर 1 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया, तो 2 लगाने से ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन Mg भी 2 हो गए हैं। इधर Mg 1 है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। आगे बताऊँगा कि बैलेंस एक्चुअल में करते कैसे, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा। तो ये बैलेंस हो चुकी है, तो भाई ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या, लेकिन क्या ये अभी आइडियल है, क्या ये अभी आइडियल केमिकल इक्वेशन वो होती है जो हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन ये अभी बैलेंस तो है लेकिन आइडियल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं बता पा रही है कि मैग्नीशियम सॉलिड है कि गैस है, लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है कि लिक्विड है, क्या है, नहीं बता पा रही है। तो एक आइडियल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक आइडियल केमिकल इक्वेशन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए कि इट शुड बी बैलेंस्ड, यानी कि बैलेंस्ड होनी चाहिए, जो कि हमने कर ली है उसको, ठीक है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इट शुड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट के लिए ब्रैकेट में हम लिखते हैं कि भाई अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड के लिए हम क्या लिखते हैं, सॉलिड के लिए हम ब्रैकेट में S लिखेंगे, स्मॉल, उसके जो सिंबल है उसके सामने, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम में अगर देखा जाए, इधर की साइड में लिखता हूँ, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है, तो ब्रैकेट में हमने S लिख दिया, प्लस भाई गैस के लिए हम क्या लिखेंगे, गैस के लिए ब्रैकेट में स्मॉल g लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन हमें पता है गैस है, तो यहाँ ब्रैकेट में स्मॉल g लिख दिया, ठीक है। एरो क्या दिखाता है हमें, एरो जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस दिशा में हो रही है, इससे क्या बन रहा है वो। उसके बाद में ये है कि सॉलिड, लिक्विड, और लिक्विड के लिए क्या है, लिक्विड के लिए हम ब्रैकेट में L लिखेंगे। यहाँ पर इस रिएक्शन में L कोई नहीं है, लिक्विड नहीं है, ठीक है। और रही बात अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को हम क्या, एक्वस भी बोलते हैं, एक्वस, ठीक है, एक्वस। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं ब्रैकेट में। जैसे चीनी जो है सॉलिड है, पानी जो है लिक्विड है, लेकिन दोनों को घोल देंगे तो हम क्या लिखें, L लिखें कि S लिखें, सॉलिड लिखें या लिक्विड लिखें, तो वो दोनों में से कुछ नहीं लिखे ना, उस टाइम पे सॉल्यूशन बन चुका है चीनी और पानी का, उसको लिखेंगे एक्वस, AQ। तो यहाँ पर जो बनी, जो MgO बना, तो ये राख बन गई। अब राख को क्या लिखेंगे, राख को बेटा सॉलिड ही लिखेंगे, पाउडर हुआ या उसका पूरा ब्लॉक हुआ वो सॉलिड में ही आएगा। इस तरीके से क्या हुआ, हमारी ये बैलेंस भी है रिएक्शन, और साथ में ये इंफॉर्मेशन भी दे रही है। और
भाई जो भी कंडीशन है हमारी रिएक्शन की वो एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे गर्म किया है, ये गर्म का साइन आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाती है, ये है हमारी आइडियल केमिकल इक्वेशन। ये है, तो आइडियल केमिकल इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, शुड बी बैलेंस्ड और शुड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल टाइप ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसके सिंबल में हमको लिखनी पड़ती है। तो ये शॉर्ट में इक्वेशन होती है जो हमें हर तरह की जानकारी देती है। तो ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन, कैसे भाई आइडियल क्या होती है, ठीक है। और इसी में जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इसी एग्जाम्पल को से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक जो है क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन ये आता है इस तरीके से कुछ कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में जलाने से पहले उसको रब क्यों करा जाता है, क्योंकि देखो मान लीजिए कि एक रिबन हमने लिया है, मैग्नीशियम रिबन है, ये तार है मान लीजिए मैग्नीशियम की। अब ये रखी रखी क्या हो जाती है, इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। जैसे मैं कहूँ कि आयरन है, लोहा है पड़ा हुआ, आप पेंट कर रहे हो लेकिन उस पर जंग लगा हुआ, तो आप क्या करोगे, पहले उसको सैंड पेपर से घिस के, सैंड पेपर बोले तो रेगमाल, सैंड पेपर से घिस के उसका जंग उतारोगे, रस्ट उतारोगे, फिर पेंट करोगे उसके ऊपर, जो बेस्ट तरीका रहेगा। ऐसे ही क्या करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, ठीक है, मैग्नी ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। अगर वो रहेगी तो ये जलेगा नहीं प्रॉपर। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको सैंड पेपर लेके घिसेंगे और घिसने के बाद जब इसको हम जलाएंगे तब ये प्रॉपर जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड करके तब ये जलेगा और तब जाके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इसको गर्म। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है प्रॉपर कि बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन is cleaned by rubbing with sandpaper. This is done to remove the protective layer of magnesium oxide, जो कि इन्वायरमेंट में रखे रखे ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाती है, जैसे जंग आ जाता है अपने आप लोहे पे, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट मे रीडली कंबाइन, रीडली मतलब तेजी से जो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड करे, यानी कि जल जाए। भाई जलेगा तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो जलाते रहोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनती रहेगी और राख की फॉर्म में नीचे गिरती चली जाएगी। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। तो यहाँ तक इस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा कि क्या होती है और किस तरीके से एक आइडियल केमिकल इक्वेशन लिखनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बैलेंस होनी चाहिए, उसमें स्टेट सिंबल लिखे होने चाहिए, ठीक है, और कंडीशन लिखी होनी चाहिए एरो के ऊपर। ये सब हमने देखा। अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम देखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस पहली बात तो क्यों करते हैं, और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बनाना बताऊंगा और उसके बाद में आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और बीच बीच में क्वेश्चंस करते चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी केमिकल इक्वेशन के बैलेंस से रिलेटेड होगी। थैंक यू।